हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। 8th पेपर डिप्लोमेसी थियरी एंड प्रैक्टिस के लिए आज हम अध्ययन करेंगे महाभारत काल में राजनय का विकास। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाग्रंथ महाभारत हमारे प्राचीन सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के अध्ययन का एक बहुत प्रमुख साधन है और रामायण की तरह ही महाभारत भी नीति शास्त्र की एक पुस्तक है जिसका अध्ययन करके एक राजा स्वयं के और अपने राज्य के दोनों के हितों की रक्षा करने का कार्य कर सकता था। गीता को सभी विद्वानों ने नीति शास्त्र, नीति मीमांसा, कर्तव्य शास्त्र इत्यादि अनेक नाम दिए हैं और गीता के उपदेश तो राजनीति के उच्चतम आदर्श के रूप में भी देखे जाते हैं। महाभारत के काल तक राजनय बहुत विकसित हो चुका था और महाभारत पुस्तक में दूतों का वर्णन मिलता है। शासन की सफलता के लिए दूतों और गुप्तचरों की आवश्यकता पर इसमें बल दिया गया है और ये माना गया है कि दूत केवल वही व्यक्ति नियुक्त हो सकता था जो कुलीन वंश का हो, प्रिय वचन कहने वाला हो, अच्छी स्मृति वाला हो और यथार्थवादी हो। महाभारत के शांति पर्व में ये लिखा है कि दूतों के माध्यम से राज्य को अपने शत्रु और मित्र दोनों ही पक्षों के विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, उन विषयों का जिन विषयों में आपके राज्य को जानकारी चाहिए। संजय जो कि महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे, उन्होंने भी विभिन्न अवसरों पर दूत का कार्य किया था। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण का एक दूत विशेष दूत बनकर कौरवों के राजा दुर्योधन के दरबार में दोनों पक्षों के मध्य वो समझौता कराने गए थे ताकि भविष्य में युद्ध न हो। श्री कृष्ण का मत था कि युद्ध को टालने में भले ही कृष्ण असफल रहें या पांडव असफल रहें, लेकिन वो विश्व को ये दिखा देंगे कि किस प्रकार हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, किस प्रकार हम न्यायोचित हैं, कौरव अन्याय कर रहे हैं और हम न्याय के पक्ष में लड़ेंगे। ऐसा उन्होंने तब कहा था जब द्रौपदी ने उन्हें ये कहा कि कौरवों से युद्ध करना, युद्ध होगा ही होगा, इसे रोकना असंभव है। तब कृष्ण ने इस बात का जवाब दिया था कि हम भले ही युद्ध को टालने में असफल रहें, लेकिन हम युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास करेंगे। और कृष्ण ने स्वयं भी दूत का कार्य किया और उन्होंने कहा कि मैं कौरवों के दरबार में पांडवों की बात को अच्छी तरह से रखूंगा और प्राणपण से अंतिम क्षण तक ये चेष्टा करूंगा कि वो तुम्हारी मांगों को स्वीकार कर लें। और यदि मेरे सारे प्रयास असफल हो जाएंगे और युद्ध अवश्यंभावी होगा तो भी हम संसार को ये दिखा देंगे कि कैसे हम उचित नीति का पालन कर रहे हैं और वे यानी कौरव अनुचित नीति का पालन कर रहे हैं, जिससे दोनों के साथ में ही अन्याय न हो और विश्व को वास्तविकता का ज्ञान हो। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि धृतराष्ट्र के समक्ष मैं न केवल अपने परंतु कौरवों के हितों की रक्षा भी करूंगा। और इस तरह से कृष्ण ने ये सिद्ध किया कि युद्ध और राजनीति में वो महान ज्ञाता हैं। धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों को उन्होंने नीति के प्रवचन दिए और ये नीति के प्रवचन ये सिद्ध करते हैं कि कृष्ण एक योग्य और आदर्श राजदूत थे।
महाभारत काल में भीष्म पितामह ने भी दूत की योग्यताओं का वर्णन किया है और उनके अनुसार वो पुरुष जो दक्ष हो, प्रियभाषी हो यानी अच्छा बोलने वाला हो, यथार्थवादी हो यानी व्यवहारिक ज्ञान का ज्ञाता हो और स्थिति को अच्छी तरह से समझ सके, अच्छी स्मृति वाला हो, वो दूत नियुक्त किया जा सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि राजा को किसी भी परिस्थिति में दूत का वध नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दूत को मारने वाला राजा मंत्रियों सहित नरक में जाता है। भीष्म पितामह ने अंतिम क्षणों में भी अर्जुन को कुछ नीति का ज्ञान दिया था और उन्होंने वचन, राजा और राजनय इन सब पर अच्छा प्रकाश डाला। महाभारत में सार रूप में ये कह सकते हैं कि उच्च साध्य की प्राप्ति में सभी प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाने का समर्थन किया गया है। इसीलिए साम, दाम, भेद और दंड सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग राजनय में किया जाता है। ऐसा उस समय बहुत ही उचित माना गया था। महाभारत के शांति पर्व में राजनय और युद्ध और शांति के परामर्श इस सब का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। वन पर्व में ये बताया गया है कि विजय प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के साधन मान्य हैं। महाभारत काल में शासन, राजनय, युद्ध और शांति पर जो कुछ भी लिखा गया है वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय महाभारत के काल में भी राजनय का एक संस्थागत रूप उभर कर आया था और कई विद्वानों ने ये माना है कि राजनय इस संबंध में पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस प्रकार राजनय का वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजनय का जो वर्णन किया है उस दृष्टि से कौटिल्य एक महान योगदानकर्ता के रूप में सामने आए हैं। कौटिल्य को तो राजनय का पर्यायवाची भी कहा जाता है। कौटिल्य यूनान के अरस्तु का समकालीन था और कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और इतिहास में उसको चाणक्य के नाम से जानते हैं, जो सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत था, शासन करने की कलाओं में विशेषज्ञ था और उन्होंने अपने समकालीन चंद्रगुप्त को, जो उसका शिष्य भी था, चंद्रगुप्त को शासन की प्रत्येक विधा में पारंगत करने के लिए मार्गदर्शन किया और साथ ही अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना भी की। और जब तक चंद्रगुप्त शासन करते रहे वो कौटिल्य की नीतियों पर चलकर एक स्थायी शासक सिद्ध हुए और कौटिल्य उस समय राजगुरु और उनके परामर्शदाता भी रहे। तो कौटिल्य ने जिस पुस्तक की रचना की उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र और इस पुस्तक का मूल उद्देश्य था कि राजतंत्र के माध्यम से भारत का राजनीतिक एकीकरण करना, क्योंकि उस समय भारत अनेक छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और इसके कारण से भारत में एकता की कमी थी और ये सभी रियासतें आपस में संघर्ष करती रहती थी। इसी कारण से उन्होंने सशक्त राजतंत्र का पक्ष लिया और अपनी पुस्तक में उन्होंने राजनीति का विवेचन एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किया और राजव्यवस्था के संचालन के लिए उन्होंने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र,
इस अर्थशास्त्र को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आज भारतीय राजनयिक चिंतकों और भारतीय राजनीति पर लिखी हुई पुस्तकों में बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अर्थशास्त्र में उच्च कोटि की शासन व्यवस्था, सरकार, राजा, नीतिशास्त्र जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया है और अपने विचार कौटिल्य के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पुस्तक के 16वें अध्याय में राजनय और राजदूतों के कार्यों के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसके 7वें खंड में विदेश नीति, संधियों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित विषयों के बारे में भी पर्याप्त विस्तार से लिखा गया है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र राजनय की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अर्थशास्त्र व्यवहारिक राजनीति पर आधारित है। क्योंकि कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक थे, इसलिए उन्होंने राजनय के संबंध में भी एक यथार्थवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और यही कारण था कि उनके मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक स्थायी साम्राज्य बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौटिल्य ने एक व्यवस्थित और स्थापित राजनय के नियमों को दिया। इस दृष्टि से हम कौटिल्य को प्रथम की संज्ञा दे सकते हैं। प्राचीन भारत में राजनीतिक व्यवस्था में राजनय को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कौटिल्य ने प्रदान किया। और कौटिल्य ने जो नियम दिए वो नियम आज भी थोड़े बहुत फेरबदल करके या साधारण कहना चाहिए परिवर्तन करके आज भी राज्यों के द्वारा, सरकारों के द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। और इसका प्रमुख कारण यही था कि ये सभी नियम यथार्थवादी हैं। और कौटिल्य ने, चूँकि उसका उद्देश्य था कि वो एक सुदृढ़ और शक्तिशाली भारत की स्थापना करे, उसने राज्य के संबंधों को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया था। और इसीलिए कौटिल्य का योगदान बहुत ही अत्यधिक माना जाता है। कौटिल्य ने राजा, विदेश नीति, युद्ध, नैतिकता, राजदूतों के प्रकार, राजदूतों की योग्यताएं, दूतों का आधार क्या होना चाहिए, दूत के कार्य और दूत के कार्यों को शांतिकालीन कार्य और संकटकालीन कार्य 2 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया। दूतों के विशेषाधिकार क्या हैं और उनको किस प्रकार से उन्मुक्ति प्रदान की जा सकती है, गुप्तचरी की विद्या क्या है। इस तरह से सभी बातों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। न सिर्फ उन्होंने इस पर प्रकाश डाला बल्कि बहुत ही विस्तार से इसका विवेचन किया। और इसके अध्ययन के बाद में ये कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति एक कुशल राजनयिक भी बन सकता है। तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कौटिल्य ने किस प्रकार से राजनय का वर्णन और राजनय के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन अपने अर्थशास्त्र में किया है।